हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। और आज मैं आप लोगों के लिए दो ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे साथ। जेआरएफ अड्डा के पेड लर्नर्स हैं और दो ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से उनका जेआरएफ रह गया, यानी कि यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं ये, और एक क्वेश्चन से इनका जेआरएफ रह गया। तो आज के पूरे इंटरव्यू के सेशन में हमारा पूरा फोकस इसी बात पे रहेगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे यूजीसी नेट के, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, मगर कुछ मार्क्स से या कुछ मतलब बोलते हैं ना, बार बार वही आ रहा है कि मैम 6 मार्क्स से रह गया, मैम 2 क्वेश्चन से रह गया, मैम एक क्वेश्चन से रह गया। तो उन सब के लिए ना आज आपको हमारे ये जो दो स्टूडेंट हैं वो ये बताएंगे कि उन्होंने क्या सिली मिस्टेक्स की और क्या करना नहीं चाहिए था उनको, और अगली बार जो प्रिपरेशन करेंगे वो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सारी बातें जो है आज के इंटरव्यू में हमें पता चलेगी। तो फर्स्ट हम रश्मि गुप्ता से मिलेंगे। रश्मि गुप्ता यूजीसी नेट 2 बार क्वालिफाई कर चुकी है। आपने पहले भी इनका इंटरव्यू देखा है और आज मैं रश्मि को लेकर आई हूँ सिर्फ का एक क्वेश्चन से रह गया और वो बताइए कि वो फिक्स क्या हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन रश्मि, थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि यूजीसी नेट में आना भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आ, मैं बोलती ना 6% में यूजीसी नेट वाले बच्चे आते हैं, मीन्स यू बोथ आर एक्चुअली अमॉन्ग 1000 स्टूडेंट। अप्रोक्सीमेटली 1500 हुआ है सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में इन यस यूजीसी मैम। नेट। यस, सो यू आर अमॉन्ग दो स्टूडेंट्स, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। ओके थैंक यू मैम। ओके, चलिए थैंक यू। रश्मि पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। यस रश्मि, बताइए आपने मीन्स तैयारी किस तरह से स्टार्ट की थी और क्या मिस्टेक ऐसा हुआ जो आप एक क्वेश्चन से रह गए थे। मैम पहले मैंने जैसे जुलाई में बैच स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जो आपका ओरिएंटेशन सेशन था वो मैंने देखा था। तो जैसे आपने बताया था उसी अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया कि जैसे पेपर 1 के लिए हम 10 यूनिट्स होते हैं। तो उन 10 यूनिट्स में मैंने सबसे पहले कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड देखा, क्योंकि मतलब जो पहले आपको इजी लगता है आपको वो कर लेना चाहिए। उसके बाद जो आप नहीं कर पाते हो उस पे आपको जाना चाहिए। तो पहले तो मैंने 10 यूनिट्स थे, तो कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड कवर किया। इसके बाद मैंने मैम आरसी करना स्टार्ट किया, लेकिन उसकी मैं थोड़ी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। स्टार्टिंग में की थी, उसके बाद एंड में एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले की। और डीआई मैंने सारे टाइप के लगाए, लेकिन मैंने एमआर बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि उतना टाइम नहीं बचा। इसके बाद मैम मैंने एमआर और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट छोड़ दिया था। और इसके बाद जो आईसीटी था वो पूरा कवर किया था। और पेपर 2 मैम मैंने पूरा कवर किया, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा था। तो पेपर 1 में 33 क्वेश्चन ठीक थे और पेपर 2 में 70 क्वेश्चन। मैम जो मेरी सिली मिस्टेक रही वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने एक बार जब क्लास ली थी तो आपने बोला था कि ऐसा मतलब आरसी किस-किस का पूरा ठीक गया था। तो मैम मेरा आरसी पूरा ठीक नहीं गया था, वो 4 क्वेश्चन मेरे सही थे और 1 क्वेश्चन मैंने गलत किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आरसी की थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और एक क्वेश्चन और था मेरा, वो मैंने कहीं यूट्यूब पे किसी सेशन में देखा था, जो पेपर 2 में क्वेश्चन था कि जो टीचर एजुकेशन के जो प्रोफेशनल नॉर्म्स होते हैं वो कौन प्रिपेयर करता है। तो मैंने कहीं पे देखा था कि वो यूजीसी प्रिपेयर करता है, जबकि जो आंसर शीट आई थी उसमें था कि एनसीटी प्रिपेयर करता है। तो मैं एक दिन पहले ही देख के गई थी, तो मैंने वहाँ यूजीसी टिक कर दिया। तो शायद अगर मैं वो क्वेश्चन ठीक कर देती तो मेरा जेआरएफ हो जाता। तो ओके, वो मेरी एक सिली मिस्टेक रही थी। अच्छा सिली मिस्टेक थी, जैसे कि आपने प्रोफेशनल नॉर्म वाला होता है, कंफ्यूजन हो जाती है हम लोगों की, यार यूजीसी था कि टीचर एजुकेशन के लिए एनसीटी, बट याद रखना कि टीचर एजुकेशन के लिए एनसीटी ही सब कुछ करती है। बाकी मैंने यही सोचा था मैम। हाँ, बाकी फिर अगर पर लेकिन मुझे लगा हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोलो 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 कि रश्मि। मैम मेरे दिमाग में 2 पॉइंट थे कि एक तो मैंने एक दिन पहले ही ये क्वेश्चन देखा है कि यूजीसी प्रिपेयर करती है, मतलब बाकी सब कुछ एनसीटी करेगा बट नॉर्म्स यूजीसी प्रिपेयर करेगा। तो मैंने एक मेरे दिमाग में वो चीज़ थी। फिर मुझे एक बार को लगा कि मुझे एनसीटी लगा देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ एनसीटी करती है टीचर एजुकेशन के लिए। फिर मुझे ऐसा लगा, मतलब मुझे सच में ऐसा लगा कि अगर ये क्वेश्चन इतना ईज़ी है, तो एग्ज़ाम में पूछा क्यों जा रहा है? पक्का इसका आंसर यूजीसी होगा।
मैंने ये यूजीसी। ये गलती होती है, पता है, इतना इजी क्वेश्चन आता है कि हमको लगता है कि ना इसका आंसर, अरे इतना इजी कैसे हो सकता है, और हम लोग गलत करके आते हैं। आरसी में भी अगर मतलब उस तुम्हारा, टाइम में मैंने वही चीज फील की थी कि इतना इजी कैसे पूछ सकता है ये, पक्का इसका आंसर यूजीसी होगा इसीलिए पूछ रहा है। तो मैंने यूजीसी लगा दी। वो मेरी बहुत बड़ी सिली मिस्टेक थी। मैंने रिस्पॉन्स शीट जब आ गई थी तब मुझे पता लगा, अगर वो क्वेश्चन भी ठीक हो जाता तो भी हो जाता मेरा। मतलब तुम 2 क्वेश्चन से आगे बढ़ जाती, आरसी में पूरे क्वेश्चन तुम सही कर लेती, और पेपर 2 में भी जो तुम्हारा वो क्वेश्चन है वो हो जाता। तो वेरी गुड रश्मि। एक सेकंड, हम लोग विधु से भी पूछ लेते हैं। तो रश्मि आप थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। विधु, यस मैम। विधु अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए विधु, अनम्यूट कर लीजिए। यस विधु, आपका क्या कहना एक है? सेकेंड मैम, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके हाँ, विधु अब अभी आप बिजी बोलिए, है। अब हाँ आप विधु, बोलिए। मैं ऐसा बोल रही थी कि रश्मि जैसा बोल रही है कि जो है जी, इनका एक क्वेश्चन जो है सिली मिस्टेक हुआ था, तो क्या आपने भी ऐसा कुछ फेस किया कि सिली बिल्कुल, मिस्टेक? बिल्कुल, क्योंकि आपका भी आई थिंक बिल्कुल। 2 क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया है आपका। 2 क्वेश्चन्स एंड 2 क्वेश्चन्स मुझे इतने पॉजिटिवली याद हैं कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। चलिए बाकी तो मैं फिर भी मानती हूँ कि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। 2 एक क्वेश्चन था आस्तिक को मैंने अपने दिमाग में नास्तिक पढ़ लिया, तो मैंने टिक कर दिया नास्तिक। व्हेreas अब मैंने जब आंसर शीट देखी तो आई वाज लाइक हाउ कैन आई डू दिस मिस्टेक, मैं मिस्टेक कैसे कर सकती हूँ। दूसरा था एक जॉन डुई का क्वेश्चन था, पैराग्राफ था, उसमें आंसर दिया गया था, पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं था, वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था, तो मैंने जॉन डुई टिक करके नहीं। वो होता है कभी आप एक एक क्वेश्चन पे जब आप दिमाग लगाते हैं, जब आप एंड तक पहुंचते हैं, आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो धीरे धीरे कम होता जाता है बाय द एंड ऑफ द 80th क्वेश्चन या द 90th क्वेश्चन। तो वो मैंने गलती करी है। मैथ्स और डीआई में तो मेरा हाथ वैसे ही तंग बहुत ज्यादा है, तो मैंने, मैम मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैंने तो मैथ्स और डीआई टच ही नहीं किया, बिल्कुल ही टच नहीं किया। मैथ्स में मेरे क्वेश्चंस ठीक गए, 3 क्वेश्चंस वर करेक्ट। डीआई तो यू कैन से एजुकेटर्स गेस, सो आउट ऑफ 5 2 वर करेक्ट, 3 वर नॉट करेक्ट। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई थिंक एवरीबडी शुड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना चाहिए अगर समय है। मेरे पास इतना समय नहीं था। और पेपर टू मैंने ईच एंड एवरी थिंग कवर करी, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को पेपर 2 तो निकालना ही है अगर मुझे निकालना है। पेपर 1 का सिलेबस बहुत थोड़ा वास्ट हो जाता है, आप सब कुछ नहीं कर पाते हैं, पर पेपर 2, जैसे मैंने यूनिट 1 एग्जाम्पल आपने पढ़ाई, यूनिट 1 के बाद मैंने तुरंत उसको खुद भी पढ़ा, बुक से भी पढ़ा, आपने भी पढ़ाया, उसके बाद पीवाई क्यूज करे, क्योंकि पढ़ना इज नॉट इनफ। क्योंकि अगर आप पीवाई क्यूज करोगे तभी आपको पता लगेगा कितना आपको आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश बहुत डिफरेंट है, पूछने का तरीका बहुत डिफरेंट है पीवाई क्यूज में। मैंने एक एक यूनिट करीबन 2 या 3 बार पढ़ी होगी या टू मेमोराइज, तब जाकर मुझे याद हुआ। और जैसे मानो अगर कोई क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ एंड में, कोई क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि ये वापस डिफिकल्ट है, उसको मैं सर्कल कर लेती थी, तो फिर मैंने एंड में वापस उस क्वेश्चन को रिवाइज किया, क्योंकि मुझे पता है मेरे को एंड में कभी समय नहीं मिलेगा। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही फॉर पेपर 2। फॉर पेपर 1 तो कंप्लीट करते करते ही पेपर का टाइम आ गया। नो उसमें मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरा गुड था, तो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हाथ नहीं लगाया, आई न्यू कि मैं कर पाऊंगी। बाकी मैथ्स और डीआई के अलावा मैंने सब कुछ कवर किया, पर फिर भी ये था कि बहुत कुछ सिलेबस से नहीं भी आया था, मतलब जो हम मैंने पढ़ा था उससे बेसिक नॉलेज के हिसाब से आया था। इंडियन लॉजिक थोड़ा मुझे लगा डिफिकल्ट, पर जिस तरीके से आपने पढ़ाया उस तरीके से मैंने बिल्कुल नोट्स बना लिए थे, शॉर्ट लेंदी नोट्स 5-6 पेज के, फिर जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है 1 पेज का नोट शॉर्ट, ताकि एंड में बस यही पढ़ के जाऊं। ये करा था मैंने। विदेश्वरी, मैं और मुझे एक, आपकी एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी जो मैं बच्चों को भी बताना चाहूंगी। इनका आप ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या बोला, पेपर 2 क्योंकि हमारा बहुत वास्ट है, 10 यूनिट है, और इनकी ये स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी थी विदेश्वरी जी की, कि इन्होंने चैप्टर पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए उससे रिलेटेड, और क्रिस्प नोट्स बनाए, और सबसे अच्छा कि जो हार्ड क्वेश्चंस थे उसको सर्कल किया, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में पूरे क्वेश्चंस आप नहीं देख सकते, सिर्फ वो हार्ड क्वेश्चंस देख के जाइए जो आपको हमेशा से टफ लगे, है ना विद्वेश्वरी? जी जी, और एक और चीज करी मैम, जैसे मैंने एक पतली सी कॉपी बनाई जिसमें यूनिट 1 2 3 4, यूनिट 1 के जैसे मानो कोई ऑथर है या कोई सेइंग है या कोई बुक है, सिर्फ वो पतली सी बुक में मैंने वो रखे। सो 1 डे बिफोर
मैंने सिर्फ यूनिट, इवन पेपर 1 इवन पेपर 2, क्योंकि मैक्सिमम अपना यूनिट 1 में से बहुत सारे लोगों ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, सो मैंने नेम हु सेड व्हाट, जैसे अपने अद्वैत वेदांता किसने क्या लिखा था, तो बस वो एक पतली सी क्रिस्प की कॉपी थी जिसमें हु सेड व्हाट एंड कौन था उस बुक का ऑथर, या फिर हु प्रोपाउंडेड व्हाट, बस ये, ताकि एटलीस्ट अपन ये चीज मिस नहीं करें, ये जैसे ये फिक्स जो पाते हैं, ये मेरी वाह टैक्टिक वाह, रही है। वेरी गुड विदेश्वरी, मुझे ये भी आपका बहुत अच्छा लगा। सबके लिए मैं बोल रही हूँ, ये आप फॉलो करिए। मैं अब आगे से भी ये चीज बोलूंगी। विदेश, थैंक यू सो मच। यूनिट 1 हाँ के हाँ लिए स्पेशली जो प्रोपोनेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आते हैं किसने क्या बोला और किसने क्या बुक्स बोली, बुक्स ऑथर्स वाली, इसके लिए आप जी एक क्रिस्प नोटबुक छोड़ पतली सी बना लो, सॉरी पतली सी नोटबुक बना लो, ताकि आप यहाँ पे जो है ये चीजें रखें, क्योंकि ये फैक्चुअल जो है ना, ये बार बार रिवाइज करना पड़ता है एंड ना। एंड में आप किताब नहीं खोल सकते हो पूरी बड़ी वाली, सो बिल्कुल, बस एक पतली सी नोटबुक आपने एक दिन पहले आपने पूरी याद कर ली। परफेक्ट दिस परफेक्ट। इज तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही स्मार्टली आपने किया भी, और आपने फॉलो भी किया, एंड हियर इज द रिजल्ट। और जी सिली मिस्टेक के बारे में जो विदेश्वरी ने बताया, जिसके कारण मतलब वो आस्तिक और नास्तिक हो गया, ये बात भी हम लोग कई बार विदेश्वरी क्लास में भी बोलते थे कि ये हो जाता है, क्योंकि क्या 3 घंटा बहुत लंबा होता है, इसमें थक भी जाते हैं हम लोग मेंटली। तो क्या लगता है विद्वेश्वरी, आने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए कि उनको वो जो एक थकावट होती है ना, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, जैसे जब आप पेपर देने जाओ, जैसे आपने स्ट्रैटेजी बताई थी मैम कि गिव पेपर 2 फर्स्ट, क्योंकि जो आपका स्पैन ऑफ टाइम है या फिर आपका माइंड सेट है सुबह सुबह का, यू विल बी फ्रेश। सो मैंने सबसे पहले पेपर 2 किया, और पेपर 2 बिल्कुल अच्छी तरह दिया, बिकॉज आई नो कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगी रिविजन में, रिविजन का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मानो कोई क्वेश्चन है जिसमें मेरे को डिफिकल्टी थी, मैंने उसको फ्लैग में डाल दिया, जो बाकी शॉर्ट थी मैंने कर दिया। फिर मैं पेपर 1 पे गई, मैंने मैथ्स डीआई छोड़ दिया, बाकी जो थ्योरेटिकल था वो सब किया। फिर वापस से पेपर 2 पे जाके जो फ्लैग थे उनको अनफ्लैग किया, उसमें कितना भी समय मिला, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी, है ना। फिर मैं डीआई पे गई, अगर क्योंकि मुझे पता था कि डीआई में मैं कितना भी कर लूंगी, आई एम नॉट श्योर कि ये करेक्ट जाएगा। तो मैंने पेपर 2 करना बहुत, बिकॉज अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया पेपर 2 में, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग जेआरएफ। पेपर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट पेपर 2 आपके पकड़ में होना चाहिए कि 75 टू 80 क्वेश्चंस आपके हाथ में होने चाहिए। मेरे को 76 आए थे मेरे पेपर 2 में। इट्स एक्चुअली वेरी गुड। 75 और 80 मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, और आपका 76 है, मतलब तभी तो रिजल्ट इतना अच्छा आया हुआ है। बस वही वो एक दो पेपर 1 क्वेश्चन, थोड़ा, हाँ वो हो गया सिली मिस्टेक, या समझ नहीं आया, वो मतलब बोलते हैं ना, हमारा प्रोसेसिंग दिमाग का उस टाइप का रहता है। वेरी गुड विदेश्वरी। और रश्मि, मैं आपसे ये पूछूंगी कि रिवीजन जो है, रिवीजन अक्सर बच्चे बोलते हैं कि कितने अंतराल में, मतलब कितने अंतराल में आपको रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है। तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रही? पहले पेपर 2 को लेकर बताओ, क्योंकि 10 यूनिट है, रिवीजन किस तरह से किया, और फिर पेपर 1 का बताना। मैम पेपर 2 में मैंने क्या किया था कि जो भी आपकी डेली क्लासेस होती थी, सबसे पहले मैंने वो अटेंड की। मतलब मैंने पूरी कोशिश की कि एक भी दिन मिस नहीं की जाए, और अगर मिस होती थी तो रिकॉर्डिंग देख के। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्लास देख रहे हो, क्लास के साथ साथ आप नोट्स बनाते जाओ, तो आपके पास एक ये रहता है कि हाँ, अब जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें फिर से वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है कि एक बार आपने क्लास देखी, फिर आप दोबारा नोट्स बना रहे हो और रिवीजन कर रहे हो। तो सबसे पहले नोट्स बनाए, और नोट्स बनाने के बाद मेरी स्ट्रैटेजी ये थी मैम कि मैं हर हफ्ते रिवाइज करती थी, मतलब मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, उसके बाद सैटरडे संडे को पूरा रिवाइज किया। तो जैसे अगर एक यूनिट कंप्लीट हो गई और हम सेकेंड यूनिट पे आ गए हैं, तो फर्स्ट यूनिट को पूरा कंप्लीट करते गए, फिर जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट हुई है मैंने वैसे वैसे पूरा रिवीजन किया है। तो एंड तक ऐसा हो गया था कि अच्छे से सारी चीजें रिवाइज हो गई थी। तो रिवीजन जो है वो आपको हर हफ्ते करना ही चाहिए, तो जिससे कि आप, क्या होता है कि कभी कभी हम चीजें भूल जाते हैं, पर अगर हम कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहेंगे तो वो चीज इजीली आप एग्जाम में जाके सॉल्व कर सकते हो। तो हर हफ्ते रिवीजन करो, और मतलब जैसे अगर आप 5th यूनिट पे भी आ गए हो, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 4th का ही रिवीजन करेंगे बाकी सबको छोड़ देंगे। 1st to 4th पूरा रिवाइज करो, उसके बाद 5th पे आ जाओ। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक बार जब बार बार रिवीजन हो जाता है तो टाइम
अपने आप ही कम होता जाता है। तो हर हफ्ते रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मैंने रिवीजन के लिए क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हैं फॉर द रिवीजन? यस मैम, जैसे अगर हमने रिवीजन एक मतलब मुझे ऐसा लगता है मैम कि एक बार हमको थ्योरी पूरी पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन पे आना चाहिए, क्योंकि जो थ्योरी है आप उसी को क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हो। अगर आपका थ्योरी पार्ट ही कमजोर रह गया तो मुश्किल होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो एक बार हमने थ्योरी पूरा अच्छे से पढ़ा और उसके बाद उसी दिन या नेक्स्ट, जैसे अगर सैटरडे को हमने पूरा रिवाइज कर लिया तो हम संडे को पीवाईक्यूज लगा सकते हैं, तो अच्छे से सारा काम हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो रश्मि, अब मुझे एक बार एक चीज बताओ कि अब देखो तुम, मुझे पता है कि जेआरएफ लेकर ही मानोगी, और कंफर्म है कि इस बार जो जून में इंटरव्यू होने वाला है तुम्हारा जेआरएफ होल्डर के नाम से इंटरव्यू होगा। तो यस मैम, रश्मि, अब इस कोशिश यही है। जेआरएफ के लिए जो है तुम क्या करने वाली हो? जेआरएफ पाने के लिए अब तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होगी इन 4 महीने की? मैम इन 4 महीनों में मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि एक तो मुझे पेपर 1 अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मेरे 70 मार्क्स रहे हैं, 70 क्वेश्चन ठीक हुए पेपर 2 में। तो अब मुझे कम से कम 80 तक अच्छा स्कोर करना है, कि 80 तक स्कोर हो जाए। और पेपर 1 में मैम मुझे ऐसा लगता है कि हमको आरसी और डीआई डेली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। डीआई मेरा अच्छा था, उसमें मैंने पूरा स्कोर किया, बट आरसी में मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया। तो आरसी आप डेली मतलब मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं या 5 मिनट लगेंगे अगर आप आरसी सॉल्व करोगे तो मेरा ये है कि इस बार मुझे एक तो आरसी और डीआई डेली सॉल्व करना है फिर से, क्योंकि मुझे एक बार जब जून में एग्जाम दिया था मैम तो डीआई टोटली डिफरेंट था। उस टाइम मैंने डीआई कंप्लीटली छोड़ दिया था, मेरे 5 में से 3 ही क्वेश्चन सही हुए थे। और इस बार डीआई मुझे इजी लगा पहले के कंपैरिजन में, तो इस बार मुझे मेरा हो गया था डीआई। तो एक डीआई अच्छे से करना है, एक आरसी अच्छे से करना है, और दूसरा इस बार मैं ये करूंगी कि मैं मॉक टेस्ट ज्यादा लगाऊंगी। लास्ट टाइम मैं कम लगा पाई क्योंकि यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम्स और ये सब आ गए थे तो टाइम नहीं मिला। इस बार ये है कि नोट्स पूरे प्रिपेयर्ड है, सिर्फ रिवीजन करना है और मॉक अच्छे से लगाना है। क्योंकि मैम मैंने एक चीज और फील की थी एग्जाम देते में, कि जैसे अभी विदेश्वरी ने बोला था कि एग्जाम देते देते दिमाग इतना थक जाता है कि आपने जो भी पढ़ा है आपको लगता है कि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। जैसे मुझे ध्यान है एक जो सीआईपीपी वाला क्वेश्चन था, वहां तक आते आते मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं अच्छे से रिवाइज कर रही थी लेकिन मैं वो अप्लाई नहीं कर पा रही थी। पर फिर मैंने कर दिया था, वो क्वेश्चन मेरा सही गया। तो क्या होता है कि अगर आप हर हफ्ते मॉक दे रहे हो, हफ्ते में 2 बार भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि आपने जितना भी रिवीजन किया है वो आप अच्छे तरीके से वहां पे अप्लाई कर पाओ। तो ये 3 चीज काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी आरसीडीआई बहुत स्कोरिंग है, एलआर बहुत स्कोरिंग है, और मैम कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत स्कोरिंग है। तो ये 5-6 यूनिट्स अच्छे से करो और मॉक टेस्ट लगाओ तो हो जाएगा। वाह, वेरी गुड। रश्मि, तुम्हारा तो मतलब मानना पड़ेगा, तुम एमएड के 3rd सेमेस्टर में हो। ये मैं अपने जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी बता दूं कि ये एमएड कर ही रही हैं, और उसमें अगर इनका डीआई स्ट्रांग है, डीआई जो कि लोगों को टफ लगा, इन्होंने 5 क्वेश्चन सही किए हैं, है ना? सही कह रही हूँ मैं रश्मि? यस मैम। 5 क्वेश्चन के डीआई के सही हुए हैं, और इस बार ये डीआई आरसी, आरसी में जो एक क्वेश्चन का गड़बड़ हो गया इनसे, वो भी छोड़ने वाली नहीं है इस बार रश्मि। तो यस रश्मि, मैम। यस, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये एक मैसेज है कि जितने भी नेट कर चुके हैं और जेआरएफ बार बार रह रहा है, डीआईआरसी को स्ट्रॉन्ग कर लो और तुम्हारा जेआरएफ तुम्हारे हाथ में है। एम आई करेक्ट रश्मि? यस मैम। यस। और पेपर 2 जो है आपका स्ट्रॉन्ग है, कोशिश करिए कि 80 क्वेश्चन सही कर लो, चाहे आप, मैं तो बोल रही हूँ अनरिजर्व कैटेगरी में तब तो होना ही होना है, और रिजर्व में तो फिर पक्का ही है ना? तो पेपर 2 में 80 क्वेश्चन करेंगे, और पेपर 1 में पूरी कोशिश रहेगी कि 6 से 7 यूनिट जो है अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बहुत रहे। स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। विदेश्वरी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैंने अनम्यूट किया है आपको, सॉरी, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर दिया था। जी जी, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स अपने को इजी लगते हैं विच आर गुड स्कोरिंग, अपने को वो नहीं छोड़ने चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन, टीचिंग, टीचर एजुकेशन। रिसर्च इतना बुरा भी नहीं है जिससे लोगों ने थोड़ा बना दिया है। रिसर्च एक बार आप समझ लेंगे तो हो जाएगा। आईसीटी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी आ सकता है। इंडियन लॉजिक
एटलीस्ट आप इस बार इजी क्वेश्चन आया था इंडियन लॉजिक से, इतने डिफिकल्ट भी नहीं आया था, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन 5 को आप लेके चलेंगे तो बहुत कुछ पकड़ में आ जाएगा हाथ में इन पेपर 1। रेस्ट अकॉर्डिंग टू, जैसे किसी का स्ट्रॉन्ग फोर्टे तो क्या है वो अपना कर सकता है। पेपर 2 में मॉक आप ज्यादा से ज्यादा लगाए। मैंने एंड में कितने मॉक लगा लिए थे, मतलब जैसे जो आप लोग जेआरएफ अड्डा ने प्रीवियस ईयर, मैंने क्या किया, जैसे अगर आप 150 का क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं जब एनालाइज करती थी मेरे से कहाँ गलती हुई थी तो उस क्वेश्चन को बाकायदा मैं कॉपी में लिखती थी विद द आंसर, शॉर्ट आंसर, ताकि अगर वापस भी आ जाए तो मेरे को एंड तक रट जाए ये क्वेश्चन क्या था। सो आई डिड दैट। तो आप मॉक लगाइए, मॉक से ये हो जाएगा आपको। कभी कभी क्या होता है कि हम नॉलेजेबल तो हैं पर हमारी इंग्लिश कमजोर है, हमको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है, तो उन्होंने उठा के सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिया। एंड तो अपन इतनी बार कर चुके होते हैं उसको कि वी अंडरस्टैंड कि हाँ इसका आंसर तो यही होना है। एंड अब पेपर्स क्या है, वो नहीं आने वाले हैं कि सिंपल, दे वेरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है आप नहीं लगा सकते हो। तो आप पेपर 1 से लेकर पेपर 10 तक आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि अपन लास्ट का जो था, लास्ट का यूनिट कौन सा है, रिलेट जो अभी Inclusive. रिसेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, सो में डेट एंड ईयर से ज्यादा ये आ रहा है जो बिल्कुल लाइक व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। सो जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है उस कॉन्सेप्ट को या फिर रट के आ गया है डेट एंड ईयर, वो नहीं आ रहा है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। तो मैम ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है एज रश्मि हैज सेड, पर एंड में आपको लगेगा कि हाँ मुझे आ रहा है। मेरे को पेपर से पहले मेरे को लगा था मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे लगा था ओ गॉड मेरे को लगता भी नहीं है क्लियर होगा, मैं तो भगवान भरोसे पेपर देने जा रही हूँ, ये था मेरी स्थिति। बट आई वाज लाइक हाँ, मैंने इतनी बार आपकी वीडियोस, यूट्यूब हो कुछ भी, मैंने सारी वीडियोस ये मान लीजिए देख ली थी, तो हाँ समथिंग हैज गॉन इनटू योर ब्रेन बाय द एंड, नहीं, दैट्स मेरे इट। हमारे बैच के ये दोनों सबसे ज्यादा रेगुलर स्टूडेंट और सबसे ज्यादा बोलते हैं ना एक्टिव स्टूडेंट्स में से हो आप दोनों। और जेआरएफ अड्डा सही में आप दोनों पे कहते हैं ना बहुत गर्व महसूस होता है, मुझे एज एन एजुकेटर बहुत गर्व महसूस होता है आप दोनों पे। और भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जेआरएफ अड्डा के जिन पे मुझे इतना ट्रस्ट है कि दे विल, मतलब वो रिजल्ट अब दूर नहीं है कि मतलब एकदम जी लगेगा बिल्कुल। कि यस बिल्कुल ही AIR 1 भी आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो ऑल द बेस्ट आप दोनों को फॉर द फ्यूचर। अब आप विदेश्वरी यस, आप बताइएगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है नाउ, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? माय फ्यूचर प्लान एज ऑफ नाउ, मैं ट्राई करूंगी वापस टू, मतलब मेक माय कट ऑफ हाई। दूसरा ये है आई विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जीआर, मतलब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी फिलहाल मेरा एमएड 3rd सेमेस्टर चल रहा है, सो मैं चाहती हूँ कि सून एज सून मैं नौकरी पे, अब आई विल स्टार्ट, सो आई विल स्टार्ट अप्लाइंग, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही था कि यूजीसी नेट होना ही क्लियर करना है। मैम मैंने एजुकेशन शुरू करी आफ्टर 7 years, पढ़ना मैंने शुरू किया आफ्टर 7 years, तो आप समझ रहे हो कि कुछ याद नहीं रहता है। जो हु आर यंग राइट नाउ, उनको लगता है उनको एक बार में हो जाता है, मुझे नहीं होता था, मुझे बार बार मैंने घर आए, मतलब घर पे बोल दिया था कि मैं कुछ काम नहीं करूंगी 4-5 months के लिए, कुछ भी नहीं, आप ना ही मुझे डिस्टर्ब करो ना ही मैं आपको डिस्टर्ब करूंगी। विदेश्वरी पहले तो क्लैप आपके लिए, 7 साल का गैप के बाद आपने मुझे लगता है पहली बार जी में नेट निकाला है, पहली बार में हाँ, नेट निकाला है विदेश्वरी। एंड दैट इज रियली मतलब आपको पैट टू योर दिन एंड शोल्डर्स रात, दैट। इट वाज मॉर्निंग 8 o'clock आई शुड सिट डाउन वीडियो देखने के लिए, फिर पढ़ना, फिर वापस। सो आई डिड नॉट टेक अ ब्रेक फॉर 2-3 months, मतलब ऑन माई सेल्फ। तो जिस दिन पेपर खत्म हुआ ऐसा लगा कि आज मैं नींद लूंगी, तो एटलीस्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, भले आप 4 hours पढ़े दिन में या 2 hours 3 hours, कंसिस्टेंसी बस। आप एंड पे कुछ मत छोड़िए, बिकॉज एंड में इतना ज्यादा हो जाता है कि आप नहीं कर पाएंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। विदेश मतलब 7 साल के ब्रेक के बाद भी आपने पढ़ाई शुरू की और कंसिस्टेंसी जो बना के रखी, कारण आज ये रिजल्ट है आपके पास। तो यू आर प्लानिंग फॉर लाइक बिकमिंग असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और थैंक जल्दी यू। से खुशखबरी भी सुनाना कि आपका प्लेसमेंट हो गया है एक अच्छी यूनिवर्सिटी जरूर में। जरूर, ओके जरूर मैम, जरूर। रश्मि आप बताइए अपना फ्यूचर प्लान, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? पहले तो लगता है शादी करने वाली है रश्मि। नो मैम, अभी नहीं, अभी टाइम है। मेरा फ्यूचर प्लान है मैम कि अभी तो जेआरएफ करना ही है जून में, और अभी प्रपोजल रेडी करना स्टार्ट करना है।
जिससे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाए। कि मुझे लगता है कि फिर अगर गैप हो गया तो जैसे मेरे में इतना करेज नहीं है कि जैसे विदेश्वरी ने बोला कि इतने टाइम के गैप के बाद उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, तो मेरे में इतना वो पेशेंस नहीं है कि मैं इतना गैप करने के बाद फिर स्टार्ट कर पाऊँ, वो बहुत कम लोगों में होता है। बहुत तो कम। मेरा ये है कि मुझे जुलाई तक एडमिशन मिले और फिर मैं अच्छे से अपनी पीएचडी कर पाऊँ और उसी बीच में अप्लाई कर पाऊँ अपनी जॉब के लिए। हाँ, लेकिन फेलोशिप मिलती रहेगी तो बेटा जॉब नहीं कर सकते। या तो फेलोशिप लो गवर्नमेंट से, खत्म करो 4-5 साल में अपनी पीएचडी एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर जॉब। बट बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर इन अ गुड यूनिवर्सिटी इज आल्सो अचीवमेंट। यही तो लोग चाहते हैं, इसी का यस मैम। सपना लेकर तो बैठे हैं लोग। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो। प्रपोजल पे तुम्हारा प्रिपरेशन शुरू हो चुका होगा, बिल्कुल रेडी रखो। यस। एमएड कर रहे हो तो डेजर्टेशन भी कर रहे हो, तो आपको वहां से भी बहुत कुछ आइडिया मिलता है फॉर द रिसर्च प्रपोजल, है ना। तो आप जी दोनों से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आप दोनों को भी, और मतलब आप दोनों की जो ये एक्सपीरियंसेस है ना, ये हमारे जितने भी यूजीसी एस्पिरेंट्स हैं उनके भी काम आने वाली है, आई एम डैम श्योर। और उन सब के लिए एक हिम्मत वाला, मतलब तो कहते हैं ना, वैसे जैसे विदेश्वरी से हमने देखा कि उन्होंने गैप लेकर पढ़ा, और देखो यस मैम। कई बच्चे, मुझे कई लोग बोलते हैं कि मैम बहुत गैप हो गया है, क्योंकि हमारे एजुकेशन में ज्यादातर लोग, आई थिंक विदेश्वरी मैं सही कह रही हूँ, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो थोड़ा गैप ले लिए हैं या उनकी शादी हो गई है और पढ़ नहीं पा रहे हैं। ज्यादातर एजुकेशन में बहुत ऐसे बहुत ही, बिल्कुल। और ज्यादातर फीमेल कैंडिडेट्स है, ज्यादातर फीमेल कैंडिडेट्स है, तो उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल विदेश्वरी है। और वो बच्चे जो एक एक क्वेश्चन से रह रहे हैं, अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यूटी में रखे हैं, पर नेट 2 बार हो रहा है, जेआरएफ नहीं निकल रहा है, बिल्कुल पास आकर रह गए, उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल रश्मि है। रश्मि ने अपनी स्ट्रैटेजी भी आप लोगों से शेयर की है, बस आप भी मिलता जुलता स्ट्रैटेजी बनाएं अपना। एंड आई एम डैम श्योर कि जून एग्जाम में जेआरएफ आपके हाथ में होगा और मेरे साथ ही इंटरव्यू आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो ऑल द जी। बेस्ट रश्मि एंड थैंक यू विदेश्वरी, थैंक यू थैंक सो यू मैम। मैम। मच। one thing I would like to tell you यस that यस thank प्लीज। you, like JRF अड्डा टीम। मुझे ज्वाइनिंग से पहले कुछ भी नहीं पता था JRF के बारे में, अड्डा एप्लीकेशन। मुझे लगा था कि am I spending my money on the correct platform? सो हमने ठीक है चलो अब देख, मैंने उन लोगों से बहुत पूछताछ करी, आपके पिछले JRF कितने निकले हैं, नेट कितने निकले हैं, मतलब आधा एक घंटा उनका मैंने दिमाग ढंग से खाया है। तो ठीक है, फिर मैंने चलो ज्वाइन करके देखते हैं इट ऑल। एंड आप हमेशा बोलते रहते थे कि मेरे पेड क्लास से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग खुद भी कुछ नहीं करते हैं। सो मेरे को लगा ठीक है, ये बात भी सही है, पर इट इज, मतलब ये बोल लीजिए मेरा लक था कि बाय डिफॉल्ट आई एम एसोसिएटेड विद JRF अड्डा, and मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस था। सो थैंक यू टू द एंटायर टीम, बस थैंक यू दैट्स सो इट। मच विदेश्वरी। और मुझे भी पता है तुम उन इंक्विजिटिव बच्चों में से हो जो मुझे मैसेज भी करती थी कई बार, मैम इसका मतलब क्या, मैम ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो ये मैंने वही वही जो बात बोली है ना, कि टीचर आपको सिर्फ एक रनवे बना के दे सकती है, लेकिन दौड़ना आप ही को है, उड़ान आप ही को भरनी है। बिल्कुल वही बात। रश्मि आप कुछ ऐड करना चाहेंगे लास्ट में? हाँ मैम, मैं सच में एक चीज, मतलब मैं आपको खुद भी कहना चाहती थी कि मुझे सच में आपके जैसा टीचर अभी तक नहीं मिला, इतना केयरिंग, इतना सपोर्टिव। और दूसरा कि जैसे बहुत सारे कोचिंग ऐसे होते हैं जो टाइम, मतलब एग्जाम आने वाला है वो लोग सिलेबस तक कंप्लीट नहीं करवाते हैं, लेकिन आपने पूरा पेपर 1 पेपर 2 पूरा टाइम से पहले कंप्लीट करवाया और बहुत डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करवाया। मतलब क्या होता है मैम कि हम लोग को पता है कि ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन हम पहले आपसे पढ़ेंगे उसके बाद हम करेंगे। तो आपने जितने टाइमली सारी चीजों को कवर किया, मतलब मुझे ऐसे, मेरी एक फ्रेंड है वो मुझे एक चीज बोलती है कि मैं ना कोचिंग ले तो लूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे तेरे जैसी मैम मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसीलिए मैं नहीं लेती हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही मैम कि आपने सच में बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, उतना शायद नहीं कोई कर सकता। थैंक यू सो मच। और आप तुम दोनों से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैम। ओके ओके ओके।